Assalamu alaikum. Today our topic of discussion is introduction to ecology and ecosystem or effects of development and technology on ecology. Ecology पे development और technology के क्या effects हैं, आज उसे हम start करते हैं. तो सबसे पहले हम देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन पे इकोलॉजी देखें अगर हम, तो सबसे पहले ये टर्म इकोलॉजी 1869 में एक जर्मन बायोलॉजिस्ट था हेकल, उसने इंट्रोड्यूस करवाई थी. इकोलॉजी एक ग्रीक वर्ड है जो कि दो वर्ड्स को मिला के बनाया गया है. ओकोस मतलब हाउस या प्लेस ऑफ लिविंग, और लोगोस मतलब स्टडी. मीन्स ऐसी स्टडी जो कि किसी हाउस, हैबिटेट या लिविंग प्लेस ऑफ लिविंग से रिलेटेड हो, उसे हम क्या कहेंगे? इकोलॉजी. इकोलॉजी इज डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म विद ईच अदर. मतलब इसे हम डिफाइन कर सकते हैं कि ऐसी स्टडी जो कि इंटर रिलेशनशिप बताती है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स का आपस में और उनके इन्वायरमेंट के साथ. मतलब जो इन्वायरमेंट से मुराद हमारे एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, जो भी लिविंग थिंग्स हैं, उनमें एक स्पीशीज़ का दूसरी स्पीशीज़ के साथ जो भी रिलेशन है, जो अफेक्ट है और एक दूसरे के ऊपर उनका, उसकी स्टडी को हम इकोलॉजी कहेंगे. ऑब्जेक्टिव्स क्या है? ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोलॉजी अगर हम देखें तो सबसे पहला है जी कि इसको ह्यूमैनिटी को अंडरस्टैंड करने के लिए कि उनका इन्वायरमेंट क्या है, वो इन्वायरमेंट को वो अंडरस्टैंड करते हैं. वो बहुत ज़रूरी है. किसी भी इंसान को अपने इन्वायरमेंट के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है. क्यों? क्योंकि इंसान ही है जो कि विद द पीरियड ऑफ टाइम, विद द पैसेज ऑफ टाइम इन्वायरमेंट के अंदर चेंजेस लेके आता है, उसे मॉडिफाई करता है. किस तरह? टेक्नोलॉजी का यूज़ करके या फिर ओवर एक्सप्लॉइट करके नेचुरल रिसोर्सेज को, जो हमारे रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनको यूज़ करके, उनको ओवर एक्सप्लॉइट करके जो चेंजेस लेके आता है इन्वायरमेंट में, उसके लिए ज़रूरी है कि हमें इकोलॉजी का पता होना चाहिए. और ये सिर्फ एक इंटर रिलेशनशिप नहीं है बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट. इट हैज़ आल्सो सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल डायमेंशंस. मतलब इसकी डिफरेंट डायमेंशंस हैं, जिसमें सोशल है, पॉलिटिकल है, इकोनॉमिक है और टेक्नोलॉजिकल डायमेंशंस है. दूसरा जो इसका ऑब्जेक्टिव है वो ये कि एवोल्यूशन बताता है, डेवलपमेंट किसी भी ऑर्गेनिज्म, किसी भी स्पीशीज की विद द पैसेज ऑफ टाइम किस तरह वो एवोल्यूएट हुआ, एवोल्यूशनरी पीरियड उसका किस तरह से था, और बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी और अब जो सिस्टम में है इसके पीछे की कहानी सारी हम जो स्टडी करेंगे वो इकोलॉजी में आएगी, इकोलॉजिकल स्टडीज़ में आएगी. थर्ड ऑब्जेक्टिव अगर हम इसका देखें तो डेवलप मैथमेटिकल मॉडल. मतलब एक ऐसा मॉडल डेवलप करें, एक ऐसी पैरामीटर्स हम डिफाइन कर दें जो कि रिलेट करें इंटरेक्शन बिटवीन द डिफरेंट स्पीशीज एंड देयर ऑर्गेनिज्म. क्लासिफिकेशन ऑफ इकोलॉजी. इकोलॉजी को क्लासीफाई करते हैं दो चीज़ों पे. फर्स्ट जो है बेस्ड ऑन द स्टडी एरिया, और दूसरा क्या है? नेचुरल इकोसिस्टम. स्टडी एरिया पे अगर हम इसे डिफाइन करें तो स्टडी एरिया पे अगर डिफाइन करें तो एक है ऑर्कोलॉजी. ऑर्कोलॉजी क्या है कि इट डील्स विद द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल स्पीशीज एंड ऑर्गेनिज्म एंड इट्स पॉपुलेशन. मीन्स इंडिविजुअल स्पीशीज या ऑर्गेनिजम्स है, उनके साथ उनको अगर हम स्टडी करते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? ऑर्कोलॉजी. जिसमें वो इनका बिहेवियर हो गया विद द पैसेज ऑफ टाइम, वो किस तरह से इन्वायरमेंट के साथ बिहेव करता है, उसका डिफरेंट कंडीशंस जो चेंजेस प्रोड्यूस होती हैं हमारे इन्वायरमेंट में, वो किस तरह से चेंजेस को अडॉप्ट करता है. इंडिविजुअली एक स्पीशीज की स्टडी को हम क्या कहेंगे? ऑर्कोलॉजी. और नेक्स्ट है सिनकोलॉजी. सिनकोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ कम्युनिटीज एंड कंपोजिशन, देयर बिहेवियर एंड रिलेशन विद द एनवायरनमेंट. सिंगल स्पीशीज नहीं है बल्कि डिफरेंट स्पीशीज की कम्युनिटीज़ को और उनके कंपोजिशन है,
उनका बिहेवियर विद द पैसेज ऑफ टाइम इन्वायरमेंट के साथ किस तरह से है, उसको उसकी स्टडी को हम क्या कहेंगे, सिंकोलॉजी। इनको फर्दर 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें हमारे पास पॉपुलेशन इकोलॉजी है, कम्युनिटी इकोलॉजी है और इकोसिस्टम इकोलॉजी है। नेक्स्ट वन इज बेस्ड ऑन इन्वायरमेंट और हैबिटेट। दूसरी जो इसकी क्लासिफिकेशन है वो इन्वायरमेंट के ऊपर है कि इन्वायरमेंट के थ्रू इसको किस तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं। द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन द वाटर, सबसे पहली जो है इसकी एक्वेटिक इकोलॉजी। एक्वेटिक इकोलॉजी क्या है, जिस और एक ऐसे ऑर्गेनिज्म का इंटरेक्शन इन्वायरमेंट के साथ जो कि पानी में है, जिसमें हमें मेराइन वाटर इकोलॉजी है। मेराइन वाटर इकोलॉजी में अगर हम देखें तो हमारे पास ओशंस हैं, डीप सी है, और फ्रेश वाटर इकोलॉजी के अंदर है हमारे पास लेटिक मीन्स रनिंग वाटर है, रिवर्स हैं, स्ट्रीम्स और स्प्रिंग्स हैं। थर्ड है जो इसके सेकंड पार्ट है फ्रेश वाटर इकोलॉजी का, वो है स्टैंडिंग वाटर या लैंटिक। इसमें हमारे पास पॉन्ड्स और लेक्स वगैरह आ जाएंगे। सेकंड इज टेरेस्ट्रियल इकोलॉजी। टेरेस्ट्रियल इकोलॉजी इंटरेक्शन ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन लैंड। ज़मीन के ऊपर जो भी ऑर्गेनिजम्स हमारे पास मौजूद हैं उनका इंटरेक्शन को, उनकी स्टडी को हम क्या कहेंगे, टेरेस्ट्रियल इकोलॉजी। इसमें ग्रास लैंड इकोलॉजी आ जाएगी हमारे पास, फॉरेस्ट्स हैं, ये डेजर्ट्स हैं, इनकी स्टडी को हम कहेंगे टेरेस्ट्रियल इकोलॉजी। नाउ टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम की कितनी टाइप्स हैं, इसमें इसकी 2 टाइप्स हैं, एक नेचुरल इकोसिस्टम है, दूसरा है आर्टिफिशियल या मैन मेड। अब नेचुरल इकोसिस्टम एक ऐसे इकोसिस्टम को कहते हैं कि जो अंडर नेचुरल कंडीशन वर्क करते, अंडर नेचुरल कंडीशन ऑपरेट करे, किसी भी कोई भी जो उसके साथ उसके अंदर इंटरफेरेंस ना करता है, मतलब जो इंसान उसके साथ कोई इंटरफेयर करता है तो उसकी वजह से उसमें कोई चेंजेस ना आए और वो विदाउट एनी डिक्लाइन ऑपरेट करता रहे, तो उसे हम क्या कहेंगे, नेचुरल इकोसिस्टम। इसमें हमारे पास 2 टाइप्स हैं इसकी नेचुरल इकोसिस्टम में। एक है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम जिसमें फॉरेस्ट्स, ग्रास लैंड, डेजर्ट्स वगैरह आ जाएंगे, और दूसरा है एक्वेटिक इकोसिस्टम जिसमें फ्रेश वाटर और मेराइन वाटर आ जाएगा। फ्रेश वाटर में हमने अभी पढ़ा था, लॉटिक मीन्स रनिंग वाटर है, जिसमें स्प्रिंग्स, स्ट्रीम्स हैं, नदियाँ हैं या रिवर्स हैं, और लैंटिक स्टैंडिंग वाटर है जिसमें पॉन्ड्स है, पूल्स वगैरह जो हमारे पास हैं वो फ्रेश वाटर में आ जाएंगे। मेराइन वाटर में है जो डीप सी बॉडीज़ हैं या ओशंस हैं, वो इसके अंदर आ जाएंगे मेराइन वाटर। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम हमारे पास है, these are maintained artificially by man, where by addition of energy and plant manipulation नेचुरल बैलेंस इज डिस्टर्ब रेगुलरली। ऐसा इकोसिस्टम जो कि इंसान खुद बनाता है, जिसमें वो एडिशन करता है कि एनर्जी की, या मैनिपुलेट करता है इन्वायरमेंट को, जिससे हमारा जो नेचुरल बैलेंस है, नेचुरल जो इकोसिस्टम है वो डिस्टर्ब होता है। जिसमें अगर हम देखें तो क्रॉप लैंड इकोसिस्टम है, जिसमें क्रॉप्स, डिफरेंट टाइप्स की क्रॉप्स जो है हमारे पास फसलें उगाई जाती हैं। हम विद पैसेज ऑफ टाइम मीन्स गर्मियों में हमारे पास कोई और फसल होती है और सर्दी में और होती है, तो वो इंसान ने खुद अपने तरीके से उसे जो है ना मैनिपुलेट कर दिया है। तो इस सिस्टम को हम क्या कहेंगे, आर्टिफिशियल या मैन इंजीनियर इकोसिस्टम में। कंपोनेंट्स इकोसिस्टम के कितने हैं, जिसमें कंपोनेंट्स अगर हम देखें तो बायोटिक फैक्टर्स इसमें रोल प्ले करते हैं, जिसमें हमारे पास आता है बायोटिक फैक्टर्स में ऑल द लिविंग थिंग्स दैट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट द इकोसिस्टम। बायोटिक फैक्टर इंटरेक्शन विद other living organisms and the physical environment can also be limiting factor, जिसमें diseases है, फूड रिसोर्सेज एंड डिजीज़ में हमारे पास बैक्टीरिया वगैरह आ जाते हैं। तो वो तमाम ऑर्गेनिजम्स, लिविंग थिंग्स जिसके इनडायरेक्टली जो अफेक्ट करते हैं इकोसिस्टम को, वो सारे हमारे पास बायोटिक फैक्टर्स में आ जाएंगे, जिसमें लिविंग थिंग्स भी हैं, नॉन लिविंग थिंग्स भी हैं। फिजिकल इन्वायरमेंट जिसमें हम कह सकते हैं कि वो रोल प्ले करता है, लिमिटिंग फैक्टर्स है वो हमारे पास, जिसको वो अगर उसको हम डिस्टर्ब करते हैं तो वो डिजीज़ जो प्रोड्यूस होती हैं बैक्टीरिया की वजह से, या फूड रिसोर्सेज जो हमारे पास विद द पैसेज ऑफ टाइम कम होते जा रहे हैं, वो बायोटिक फैक्टर्स में आ जाएंगे।
सेकंड पॉइंट जो इसका है वो जी मैन अप मेड अप ऑफ बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स कंसिस्टिंग ऑफ लिविंग एंड डेड प्लांट्स एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं या डेड प्लांट्स हैं या छोटे छोटे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो इसमें बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स में अपना एक बायोटेक फैक्टर का रोल प्ले करते हैं। थर्ड वन इज द मेजर बायोलॉजिकल कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम। मेजर बायोलॉजिकल कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम में तीन है हमारे पास, जो कि नंबर वन है प्रोड्यूसर या ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं हम इन्हें, या फिर सेल्फ फीडर। प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं जी, ये अपनी खुराक खुद बनाते हैं किसी भी कंपाउंड से या फिर इन्वायरमेंट से ये ऑब्टेन करते हैं, एंड आर द सोर्स ऑफ ऑल फूड इन द इकोसिस्टम। और इकोसिस्टम में तमाम जो फूड अवेलेबल है उसका सोर्स जो है वो प्रोड्यूसर्स हैं। ऑन लैंड मोस्ट प्रोड्यूसर्स आर ग्रीन प्लांट्स। लैंड के ऊपर जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं वो हमारे पास क्या हैं जी, ग्रीन प्लांट्स है। जबकि अगर हम फ्रेश वाटर या मेराइन इकोसिस्टम की बात करें तो इसमें हमारे पास एल्गी आ जाएगी, और प्लांट्स दैट आर द मेजर प्रोड्यूसर नियर शोर लाइन्स। और जो शोर लाइन्स हैं मीन साहिल समंदर पे हमारे पास जो प्लांट्स हैं वो हमारे पास फ्रेश वाटर या मेराइन इकोसिस्टम में आ जाएंगे, जो कि प्रोड्यूसर का रोल प्ले करते हैं। ओपन वाटर में अगर हम बात करें तो इसमें जो डोमिनेंट प्रोड्यूसर्स हैं वो हैं पैथोप्लैंक्टन। पैथोप्लैंक्टन क्या है जी, ये एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हैं दैट लिव इन अ फ्रेश वाटर एंड सम आर बैक्टीरिया एंड सम आर सिंगल सेल। इसमें जो है ना एक ऐसे ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं जो कि फ्रेश वाटर में रहता है, जिसमें कुछ बैक्टीरियाज हैं और कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि सिंगल सेल रहते हैं। मोस्ट प्रोड्यूसर कैप्चर सनलाइट। बहुत मोस्टली जो प्रोड्यूसर्स हैं वो सनलाइट को यूज़ करते हैं, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू जो है ना प्रोड्यूसर का रोल प्ले करते हैं। सेकेंड वन इज कंज्यूमर्स आर हेटेरोट्रॉफ्स। कंज्यूमर्स जो है वो क्या करते हैं, जो वो अपने एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स जो है ना वो प्रोड्यूसर से हासिल करते हैं। इसमें 5 टाइप्स हैं इसकी, जिसमें है प्राइमरी कंज्यूमर्स। वो प्राइमरी कंज्यूमर वो कंज्यूमर्स हैं जो कि प्रोड्यूसर्स दे ईट प्रोड्यूसर्स मीन्स प्लांट्स या सोर्स ऑफ फूड, एंड दे आल्सो नोन एज हर्बीवोर्स, जिन्हें हम हर्बीवोर्स भी कह सकते हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर्स या कार्निवोर वो क्या करते हैं, वो जानवरों का शिकार करते हैं, ईट अदर एनिमल्स। टर्शरी कंज्यूमर्स ये लार्ज कार्निवोर्स होते हैं जिनकी फीड होती है सेकेंडरी कंज्यूमर्स में। ये सेकेंडरी कंज्यूमर्स को अपनी खुराक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। क्वाटरनरी कंज्यूमर्स हैं जो वो लार्जेस्ट कार्निवोर्स हैं, जिनकी खुराक या जिनके अपने लिविंग जो डिपेंडेंसी होती है वो टर्शरी कंज्यूमर्स की होती है। दे आर नॉट ईटन बाय एनी एनिमल्स। वो और एक लास्ट जो इसकी टाइप हम इसे कह सकते हैं वो है ओमनीवोर, हैव मिक्स्ड डाइट दैट इंक्लूड बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ओमनीवोर्स एक ऐसी किस्म है कंज्यूमर्स की जिनकी डाइट इंक्लूड होती है, दोनों प्लांट्स भी हो सकते हैं उसमें और एनिमल्स भी हो सकते हैं। थर्ड कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम क्या है, ये है जी डिकम्पोजर्स हैं हमारे पास। इसमें क्या आ सकता है कि मोस्टली सर्टेन टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया एंड फंजाई आर स्पेशलाइज्ड कंज्यूमर दैट रिसाइकल ऑर्गेनिक मैटर इन द इकोसिस्टम। डिकम्पोजर्स क्या है जी, जो हमारे पास ऑर्गेनिक मैटर को हम डंप करते हैं, जिसमें हम अगर एनिमल मैन्योर देखें तब उन्हें हम डंप करते हैं तो और जिसकी वजह से हम आगे नेक्स्ट उन्हें डिकम्पोज जब वो हो जाते हैं, जब पैसेज ऑफ टाइम, तो हम उन्हें एज अ फ्यूल तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसे हम बायोगैस कहते हैं। तो ये बायोफ्यूल्स जो हैं एक्चुअली वो या फोसल फ्यूल्स जो इतने अरसे से हमारे पास डंप किए गए थे, विद द पैसेज ऑफ टाइम तो वो ब्रेक डाउन हुए। ब्रेक डाउन उन्हें किसने किया, फंजाई जो इसके अंदर अवेलेबल थे उन्होंने उसे ब्रेक डाउन किया, जिसकी वजह से
हम उन्हें एज अ फ्यूल के तौर पर यूज़ कर रहे हैं। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल या जिसे हम वाटर साइकिल कहते हैं, वो किस तरह से वर्क करता है। ये ये हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, इसकी डेफिनेशन अगर हम देखें तो वाटर फ्रॉम वेरियस मॉइस्ट सरफेस evaporates and falls again on the earth in the form of rain and snow passes through living earth। मतलब जो हमारे पास वाटर है डिफरेंट सरफेसेज से, जो लैंड की सरफेसेज हैं वहाँ से वो एवेपोरेट करता है इन द एटमॉस्फेयर और फिर कंडेंसेट हो गया। ये देखें अगर आपको ये लेक्स हैं या पॉन्ड्स वगैरह हैं या फिर हमारे पास जो रिवर या ओशंस के जो वाटर हैं वो एवेपोरेशन होती है उनकी। एवेपोरेशन के बाद वो एटमॉस्फेयर में जब चले जाते हैं तो एटमॉस्फेयर में कंडेंसेशन का प्रोसेस होता है। जब वाटर वो जो है वेपर्स होते हैं वो कंडेंसेट हो जाते हैं, ड्रॉपलेट्स की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। तो फिर नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो प्रेसिपिटेशन का है, जिसमें बादल बनने के साथ वो प्रेसिपिटेट की फॉर्म में या बारिश की फॉर्म में या फिर सम टाइम स्नो की फॉर्म में वो जो है ना ज़मीन पर वापस आ जाते हैं। जिस स्नो फॉर्म में अगर वो आएंगे तो वो हिली एरियाज़ में, और एज अ स्नो वो जो है ना पहाड़ों वगैरह पर जम जाएंगे और उसके बाद जो दूसरी अगर बारिश है वो रन ऑफ हो जाएगा स्नो इन द फॉर्म ऑफ सरफेस रन ऑफ, जो कि ज़मीन के अंदर से होता हुआ फिर दोबारा जो है ना हमारे पास ओशंस में या रिवर्स में चला जाएगा और फिर इस तरह से अगेन उनकी एवेपोरेशन होगी, फिर